हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का फिजिक्स और इसमें पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र। ये जो टॉपिक है, ये जो अध्याय है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस अध्याय में जितने भी टॉपिक हैं वे सभी टॉपिक आपको मैं बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसका वीडियो मैं बनाया था बहुत पहले, जब मैं पहली बार यूट्यूब में आया था तो अध्याय 1 का वीडियो बनाया था। लगभग 3 से 4 साल हो गया। फिर कुछ कारणों से मैं 2 साल तक वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन इस चैप्टर को मैं फिर से पढ़ाऊँगा क्योंकि यह चैप्टर अच्छे से नहीं बन पाया था। यहाँ पर वॉइस की दिक्कत था उस वीडियो में, या वहाँ पर वीडियो क्वालिटी की दिक्कत था। अभी भी खैर वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, ठीक। मोबाइल में बनाता हूँ, नॉर्मल सा सेटअप है लाइट का, ठीक, ट्यूबलाइट का यूज़ करता हूँ मैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को और इस चैप्टर को मैं आपको बहुत अच्छे से आज समझाऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको पूरी तरह से ये समझ आएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आज आपका आवेश। आज हम चर्चा करने वाले हैं वैद्युत आवेश के ऊपर। इसको बारीक से जानेंगे और बेसिक से समझेंगे कि वैद्युत आवेश होता क्या चीज़ है, ठीक। क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, जब ये आएगा आपका क्रमशः तब पढ़ेंगे। तो देखिएगा, आवेश जानने से पहले हम ये जानते हैं कि उसमें बनता कैसे है आवेश, विद्युत क्या होती है, क्योंकि विद्युत के बाद बना है आपका आवेश। तो सबसे पहले हम ये अनुभव करते हैं, या आप साधारण से अनुभव करते हो कि जब हम कंघी करते हैं ना बाल में, तो कंघी करते हैं बाल में, तो वो जो कंघी रहता है वो छोटे छोटे कणों को, जैसे आपका पत्ता हो गया, ठीक, सूखा पत्ता ना, धूल के कण हो गया या कागज के टुकड़े हो गए, उसको आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित, ठीक। कंघी को हम जब बाल से रगड़ते हैं तो ये कंघी कागज के टुकड़े को, धूल के कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसमें आके चिपकता है, ठीक। अब ये जो चिपकता है, ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ को नाम दिया गया एम्बर। क्या नाम दिया गया? एम्बर। और एम्बर नामक पदार्थ की खोज हुआ 1600 ईस्वी पूर्व के लगभग थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। लगभग 600 ईस्वी पूर्व, कौन से सन में? लगभग 600 ईस्वी पूर्व के आसपास थेल्स नाम के वैज्ञानिक, ग्रीस देश के रहने वाले हैं ये थेल्स, ठीक, वहाँ के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपने अंदर चिपकाने का, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, उसको इसने बताया था एम्बर। उसके बाद लगभग बहुत दिनों तक, ठीक, 600 ईस्वी के बाद 1600 ईस्वी पूर्व, कौन से सन? 1600 ईस्वी पूर्व। और इस सन के आसपास विलियम गिलबर्ट नाम के एक व्यक्ति आए, विलियम गिलबर्ट नाम का एक वैज्ञानिक आए, और इन्होंने एम्बर जैसे अनेक पदार्थों का खोज किया, ठीक। विलियम गिलबर्ट ने लगभग 1600 ईस्वी पूर्व में एम्बर जैसे अनेक पदार्थों की खोज किया जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये विलियम गिलबर्ट ने बताया। अब सन 1646 में थॉमस ब्राउन ने बताया, जब किसी पदार्थ को हम रगड़ते हैं तो उसमें आकर्षण का गुण होता है। क्या होता है? आकर्षण का गुण। और उस आकर्षण के गुण को विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत। ये बताया थॉमस ब्राउन ने। किसने बताया? थॉमस ब्राउन ने। थेल्स ने बताया एम्बर रगड़ने पर वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। विलियम गिलबर्ट ने एम्बर जैसे बहुत सारे और भी पदार्थों की खोज की, जैसे आप कांच की छड़ हो गया, ठीक, एबोनाइट की छड़ हो गया। उसके बाद थॉमस ब्राउन ने बताया कि जब कोई पदार्थ रगड़ने पर आवेशित होती है तो उसको हम कहते हैं विद्युत। क्या कहते हैं? विद्युत। एक चीज़ और ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिसिटी शब्द ग्रीस भाषा के इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न हुआ है। किससे व्युत्पन्न हुआ है? इलेक्ट्रॉन से। ये जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है ये ग्रीस भाषा के इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न हुआ है, ग्रीस भाषा के इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न हुआ है, और जिसे कहा जाता है एम्बर। क्या कहा जाता है? एम्बर। इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है वो ग्रीस भाषा के इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ है, जिसे एम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्बर। तो इस तरह से ये रहा इसका छोटा सा इतिहास।
अब आगे हम देखते हैं विद्युत क्या होती है। किसको देखेंगे हम? विद्युत को। तो विद्युत की परिभाषा देखिए, जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहलाता है। हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण, जिसके कारण, तो किस वजह से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है भाई? जब हम किसी पदार्थ को रगड़ते हैं, क्या करते हैं? रगड़ते हैं, या उसे घर्षण कराते हैं। क्या करते हैं? उसको हम घर्षण कराते हैं। तो घर्षण होने पर इस पदार्थ में आकर्षण करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है और हल्की वस्तुओं को ये आकर्षित करता है। क्या करता है? हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है और आकर्षण करने का गुण इसके अंदर में उत्पन्न होता है। इसे ही हम कहते हैं विद्युत। क्या कहते हैं? विद्युत। अब ये घर्षण की वजह से उत्पन्न होता है। ये जो विद्युत है वो घर्षण की वजह से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे हम घर्षण विद्युत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत। अब इसके इस गुण को जब कोई पदार्थ आवेशित होता है, जब कोई पदार्थ आवेशित होता है तो उसे हम विद्युन्मय कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युन्मय। ध्यान रखना ना इस बात का, विद्युन्मय, विद्युन्मय, विद्युन्मय या आवेशित, या आवेशित। ठीक, जब कोई पदार्थ किसी चीज को आकर्षित कर लेता है तो उसके अंदर में जो गुण आता है वह गुण हो जाता है विद्युन्मय, या उस पदार्थ को हम कहते हैं आवेशित पदार्थ। क्या बोलेंगे? आवेशित पदार्थ। तो यहाँ पे विद्युन्मय क्या चीज है, विद्युत क्या है, ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक, विद्युन्मय की परिभाषा आप लिखना चाहें तो जब किसी वस्तु पर कोई आवेश होता है, जब किसी वस्तु पर, ये मान लीजिए वस्तु है, इसके अंदर में आवेश आया, तो जब किसी वस्तु पर कोई आवेश होता है तो वह वस्तु विद्युन्मय या फिर आवेशित कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युन्मय या तो आवेशित कहलाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम विद्युत आवेश। ठीक, इस टॉपिक का आपको पीडीएफ चाहिए, आज का जितना भी वीडियो है उसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप मेरे नंबर में मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर लिंक में दे दूंगा। ठीक, अब हम देखते हैं विद्युत आवेश क्या होती है। क्या देखेंगे? विद्युत आवेश। तो देखिए, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि हम जानते हैं, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, व्युत्पन्न और मूल। जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, आयतन हो गया, लंबाई हो गया, आवेश, आवेश हो गया, विद्युत धारा हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? भौतिक राशि कहलाते हैं। तो विद्युत आवेश भी एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर, मतलब आवेश को अर्जित कर लेने पर, अर्जित मतलब होता है ग्रहण कर लेने पर, विद्युत आवेश भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। ठीक, बताया ना आपको विद्युन्मय। जब किसी वस्तु पर आवेश होता है, जब किसी वस्तु पर आवेश होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युन्मय। क्या बोलते हैं? विद्युन्मय। विद्युन्मय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। अब भाई ये पदार्थ आवेशित होगा तो विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन ही करेगा, ये किसी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये पदार्थ आवेशित हो गया, ये पदार्थ विद्युन्मय हो गया, तो यह होती है आवेश। क्या होती है? आवेश। जब कोई पदार्थ आवेश ग्रहण करता है, ठीक, आवेश को अर्जित करता है, तो ये पदार्थ विद्युन्मय होता है और अपने विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। अब देखते हैं आवेश की हम एसआई मात्रक, विमीय सूत्र, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, इसको मैं आप अभी क्लियर करूंगा। ठीक, आवेश का एसआई मात्रक, विमीय सूत्र और वो सदिश है कि अदिश है, उसको हम बारीकी से डिटेल से समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विद्युत आवेश के लिए एसआई मात्रक। क्या लिखेंगे? एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। ठीक, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम और इसका संकेत होता है सी। क्या होता है? संकेत सी। विमीय सूत्र की हम बात करें, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र देखिए कैसे होगा। सबसे पहले धारा का हम यहाँ यूज करेंगे। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारा। आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं धारा। ठीक, तो धारा का सूत्र होता है Q बटे T। तो हम आवेश का मान निकालें तो ये होगा I इंटू टी और ये Q। I का मतलब होता है धारा, T का मतलब होता है समय और धारा मतलब होता है एम्पियर। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ पे आवेश का सूत्र हो जाएगा, आवेश का सूत्र हो जाएगा धारा गुणा समय। क्या होगा? धारा गुणा समय।
धारा का होता है ए, ठीक, धारा मतलब आई, आई का हम लिख लेते हैं ए। समय के लिए हम लोग उपयोग करते हैं टी, क्या उपयोग करते हैं टी। अब विमेय सूत्र को जो फॉर्मेट होता है, इसमें आप द्रव्यमान की विमनी है तो वो 0 होगा। m के बाद होता है l, यहाँ पे की भी विमनी है तो वो भी 0 होगा। ml उसके बाद होता है आपका mlt, समय की विमा 1 है, और लास्ट में हम लिखेंगे a को, यहाँ पे a मतलब एम्पियर, ठीक। तो धारा की विमा 1 है, समय की विमा 1 है, तो ये विद्युत आवेश का विमेय सूत्र है m0 l0 Ta, और ये इसका मात्रक है, ठीक, SI मात्रक। अब हम देखते हैं विद्युत आवेश सदिश राशि है कि अदिश राशि। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सदिश राशि होती क्या है और अदिश राशि होती क्या है। तो सदिश राशि हम उसे कहते हैं जिसके परिमाण होते हैं, दिशा होते हैं और सदिश योग के बीजगणितीय नियम का पालन करते हैं। जैसे देखिए, दिशा तो आपको समझ आ जाएगा भाई, ये मान लीजिए आपका चालक तार है, इस चालक तार में धारा कुछ इस तरह से बह रहा है, तो इसकी दिशा है धारा की, है ना। अब धारा बह रहा है तो उसका परिमाण है मान लीजिए 5 एम्पियर। भाई धारा बह रहा है 5 एम्पियर का, कितना बह रहा है 5 एम्पियर का, तो 5 एम्पियर की धारा बह रही है, इसका परिमाण भी है, दिशा भी है। उसके बाद भी विद्युत धारा अदिश राशि होती है, क्या होती है अदिश राशि, क्योंकि विद्युत धारा सदिश योग के बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। जैसे देखें, ये मान लीजिए एक ब्लॉक है, क्या है ब्लॉक है, ठीक, लोहे का ब्लॉक है। अब इसको कोई व्यक्ति इधर से खींच रहा है और इस पर बल लगा रहा है वो 10 न्यूटन का। अब इधर से भी इस ब्लॉक को कोई व्यक्ति खींच रहे हैं और बल लगा रहा है वो 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का इस ब्लॉक पर दोनों तरफ से बल लग रहा है, ये बल धन में होगा और ये बल माइनस में होगा, ठीक। अब इन दोनों बलों का हम योग करें, क्योंकि बल दोनों का परिमाण बराबर है, यहाँ भी 10 न्यूटन यहाँ भी 10 न्यूटन, तो इनके हम कुल बल निकालें तो -10 और +10 और ये -10 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बल का मान क्या आया 0 आया। तो यहाँ पे सदिश योग का बीजगणित नियम लागू होता है, ठीक, सदिश योग का बीजगणित नियम लागू होता है। अब धारा के लिए देखें, जैसे ये मान लीजिए एक चालक तार है, क्या है चालक तार। इस चालक तार में यहाँ एक लाइट लगा हुआ है और यहाँ भी एक लाइट लगा हुआ है। अब इसको मिटा रहा हूँ ना, इस चालक तार में हम धारा, जैसे ये भी मान लीजिए इधर से भी कोई जा रहा है, यहाँ पे भी एक लाइट लगा हुआ है इस तरह से। अब इस चालक तार में हम यहाँ से एक तार लाते हैं और यहाँ से धारा का सप्लाई होता है। मान लेते हैं कि यहाँ 15 एम्पियर की धारा इस चालक तार में बह रही है। कितने एम्पियर की धारा 15 एम्पियर की धारा। अब 15 एम्पियर की धारा जब इस चालक तार में बह रही है तो इस दिशा में आएगा मान लीजिए 5 एम्पियर, और इसमें भी आएगा 5 एम्पियर, और इसमें भी आएगा आपका 5 एम्पियर की धारा। कितना आएगा 5 एम्पियर की धारा। अब तीनों लाइट यहाँ पे जलेगा, तीनों लाइट यहाँ पे जलेगा। अब ये बताइए मुझे, क्या यहाँ पे सभी धाराओं का योग 0 होगा क्या? सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये धारा इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, दिशा सबकी है, लेकिन इन सभी का हम योग करें तो 0 नहीं होगा, क्योंकि धारा का मान यहाँ 0 होगा क्या? यदि 0 होगा तो लाइट जलेगा नहीं। तो यहाँ पे जो विद्युत धारा होती है वो सदिश योग के बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता, इसलिए विद्युत धारा होती है अदिश राशि। क्या होती है? अदिश राशि। और आवेश आपका मिलके बना हुआ है धारा से, इसलिए आवेश भी हो जाएगा अदिश राशि। तो इसकी प्रकृति हम लिखें, इसकी प्रकृति हम लोग लिखें तो आवेश जो है वो अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। आवेश क्या है आपका? अदिश राशि है। ठीक, तो अब हम देखते हैं आवेश का SI मात्रक, विमेय सूत्र, प्रकृति। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के जो प्रकार हैं वो कैसे बना, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ठीक, आवेश को समझने के लिए यहाँ पे हमने कुछ प्रयोग किए हैं। ठीक, ये वैज्ञानिक लोगों ने किया है जिसको हम आपके सामने बता रहे हैं। तो प्रयोग नंबर पहला ये है कि यहाँ पे एक कांच का छड़ लिया गया है, ये कांच की छड़, और रस्सी के माध्यम से इसको ऐसे लटका दिया गया है, और ये आपका मान लीजिए दीवाल है। क्या है? दीवाल। दीवाल में रस्सी के माध्यम से कांच की छड़ को लटका दिया गया है
और कांच के छड़ को यहाँ पे रगड़ा गया है रेशम के कपड़े से। कांच के छड़ को यहाँ पे रगड़ा गया है रेशम के कपड़े से। अब जस्ट इस कांच के छड़ के बगल में एक और कांच की छड़ लाया गया। क्या लाया गया? एक और कांच की छड़ लाया गया। तो ये कांच की छड़ इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ के इनके पास मिलाया, तो दोनों कांच के छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों कांच की छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। दूसरा नंबर प्रयोग है, प्रयोग नंबर 2। एक एबोनाइट की छड़ लिया गया और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या फिर ऊनी कपड़े, ठीक, यहाँ रेशम कपड़ा है ना, याद रखना, यहाँ पे क्या है? रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। तो एबोनाइट की जो छड़ है उसे बिल्ली की खाल या फिर ऊनी कपड़े से रगड़ा गया और उसको फिर इसी तरह से रस्सी में बांध के लटका दिया। अब जस्ट इसके बगल में सेम यही काम किए हम। एक और एबोनाइट का छड़ लाए, उसे भी हमने ऊनी कपड़े से रगड़ा या बिल्ली की खाल से और इसके पास लाए, तो फिर भी ये दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अभी भी। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं अभी भी। ठीक, अब तीसरा प्रयोग किया गया, ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसको मैं मिटाऊंगा। ठीक, देख लीजिए जल्दी से। चलिए, प्रयोग नंबर तीसरा कहता है, प्रयोग तीसरा, इस बार एक कांच की छड़ लाया गया और एक एबोनाइट की छड़ लाया गया। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कांच की छड़। क्या ले लेते हैं? कांच की छड़। ठीक, और कांच की छड़ को हम रगड़ते हैं रेशम के कपड़े से। जस्ट इसके बगल में हम इस बार रख देते हैं एबोनाइट की छड़। क्या रखते हैं? एबोनाइट की छड़। और इस एबोनाइट की छड़ को जब हम रखते हैं, एबोनाइट की छड़ को यहाँ पे रगड़ा जाता है, घर्षण कराया जाता है बिल्ली की खाल से। तो ये एबोनाइट है। क्या है? एबोनाइट। और यह है कांच की छड़। क्या है? कांच की छड़। कांच की छड़ और एबोनाइट को जब पास पास लाया जाता है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। तो यहाँ पे होता है आकर्षण का गुण। क्या होता है? आकर्षण का गुण होता है। ठीक, कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ जब अलग अलग होते हैं, ठीक, तब आकर्षण होता है। जब सेम सेम होता है कांच और कांच, एबोनाइट और एबोनाइट, तब वहाँ पे प्रतिकर्षण होता है। तब वैज्ञानिक लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि सेम सेम चीज़ें जब होती है ना, जैसे कांच और कांच, तो वहाँ पे होती है प्रतिकर्षण, और जब अलग अलग चीज़ें होती है तो वहाँ पे होती है आकर्षण। क्या होती है? आकर्षण। यह निष्कर्ष निकल के आया और वहाँ से व्युत्पन्न हुआ दो आवेश, जिसे हम कहते हैं धन आवेश और एक को कहते हैं ऋण आवेश। कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होती है उसे धन आवेश कहेंगे। क्या बोलेंगे हम? धन आवेश कहेंगे। और एबोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होती है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। तो कांच की छड़ में धन आवेश और एबोनाइट की छड़ में ऋण आवेश। तो एक धन और एक ऋण आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और सेम सेम आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ से आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है, पहला आपका धन आवेश होता है, दूसरा होता है आपका ऋण आवेश। ऋण आवेश, इसका पता किसने लगाया? अमेरिकी के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच पर जो आवेश होती है उसे धन आवेश कहा, और एबोनाइट की छड़ में जो आवेश होती है उसे ऋण आवेश कहा। ठीक, तो धन आवेश कांच की छड़ में उत्पन्न होती है वह धन आवेश होगी, और ऋण आवेश जो एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न होगी उसे ऋण आवेश। कांच की छड़ में उत्पन्न होता है इसलिए इसे काचाब कहते हैं। कहते हैं काचाब। और ऋण आवेश, इसको एबोनाइट की छड़ की वजह से इसको रेजिनी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेजिनी। ठीक, ध्यान रखना, धन आवेश कांच की छड़ से और ऋण आवेश एबोनाइट, जिसे हम रेजिनी कहते हैं। तो आवेश इस तरह से क्लियर होता है और ये टॉपिक भी आपका आगे बढ़ेगा। अब आवेशों के हम गुण देखेंगे। क्या देखेंगे? आवेशों के गुण। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अब आवेशों के गुण, तो गुण आपको यहीं से पता चल रहा है भाई। ठीक, प्लस और प्लस सजातीय हैं। क्या है? सजातीय। सजातीय आवेशों में, सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। एक प्लस और दूसरा माइनस, ये है आपका विजातीय आवेश। क्या है? विजातीय आवेश। इनमें क्या होता है? आकर्षण। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है पहला गुण,
विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, ये दूसरा गुण है। ठीक, तो इस तरह से आवेश के दो गुण भी हो गए, दो प्रकार हो गए, एसआई मात्रक, विमित सूत्र और इसकी प्रकृति। ये टॉपिक मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद इसको मिटा के हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन से पदार्थ में धन आवेश होता है और कौन से पदार्थ में ऋण आवेश होते हैं। ठीक, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, यहाँ पे मैं कुछ पदार्थ लिए हूँ। ठीक, ये कुछ पदार्थ हैं, तो इनके अंदर में कुछ के अंदर में धन आवेश होते हैं और कुछ पदार्थ के अंदर में ऋण आवेश होते हैं। जैसे रेशम के कपड़े को जब हम कांच की छड़ से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ होता है आपका धन आवेश, तो भाई कांच की छड़ में आया धन आवेश, तो कपड़ा में क्या होगा, ऋण आवेश होगा। क्या होगा, कपड़ा में ऋण आवेश। ऊनी कपड़ा से हम रगड़ते हैं एबोनाइट की छड़ को, ऊनी कपड़े से हम रगड़ते हैं एबोनाइट की छड़ को। ठीक, तो एबोनाइट की छड़ के पास ऋण आवेश आया तो स्वाभाविक सी बात है ऊनी कपड़े के पास धन आवेश आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में चिपकते हैं। ऊनी कपड़ा से हम रगड़ रहे हैं किसको, एबोनाइट की छड़ को, तो ये धन है, तो ये क्या होगा, ऋण होगा। क्या होगा, ऋण। जैसे ऊनी कोट, प्लास्टिक का सीट, प्लास्टिक का सीट ऋण आवेश और ऊनी कोट होता है धन आवेश। ऊनी गलीचा रबर के जूते से रगड़ते हैं। ठीक, तो इनमें होता है ऋण और इनमें होता है धन। ठीक, एक ऋण है तो दूसरा धन है। अब इसके और कुछ नियम हैं तो हम उसको देखते हैं। तो ये कुछ नियम है, देखिए, विद्युत आवेश के मूल गुण, ये नॉर्मल से छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ये परिभाषा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आवेश का संरक्षण। क्या देखेंगे, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, इस वर्ड से आपको क्लियर लग रहा होगा कि आवेश क्या होगा, संरक्षित होगा। क्या होगा, संरक्षित होगा। आवेश का कुल मान कितना होगा, शून्य होगा। तो किसी पृथक्कृत निकाय, किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है। जैसे कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े, ये दोनों को हम मिला दिए तो क्या है, एक निकाय है। क्या है, निकाय। और इसको अलग अलग करेंगे तो पृथक्कृत। तो किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में जितने धन आवेश उत्पन्न होते हैं उतने ही रेशम के कपड़े में ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। यदि इसमें 5 कूलम धन आवेश है तो रेशम के कपड़े में 5 कूलम ऋण आवेश है। दोनों को जब हम ऐसे मिलाते हैं तो इसका 5 कूलम प्लस का 5 और उसका माइनस का 5 क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे आवेश क्या है भाई, संरक्षित है, जिसे हम कहते हैं आवेश का संरक्षण। क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण। आज की वीडियो को आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करें व्हाट्सएप में, आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। ये टॉपिक कुछ टॉपिक नहीं है, बाकी आपको अच्छे से पीडीएफ मिल जाएगा जो आपको एग्जाम में काम देगा। ठीक, सेकंड परिभाषा देखिए, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश जो होती है इसे हम कहते हैं क्यू से दर्शाते हैं, और उसका क्वांटमीकरण क्या होता है, तो आवेश जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। आवेश जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होती है ये। ठीक, आवेश का क्वांटमीकरण का परिभाषा यही होगा कि आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज, यहाँ पे हम n को क्या बोल रहे हैं, n को बोल रहे हैं हम लोग पूर्ण गुणज। क्या बोल रहे हैं, पूर्ण गुणज। n का मान होता है यहाँ पे +-1 +-2 +-3 डैश डैश डैश। ये पूर्ण है ना, अपूर्ण नहीं होगा, याद रखेंगे। तो n को हम कहते हैं पूर्ण गुणज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 गुणा 10 के घात में -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन मतलब होता है 1.6 गुणा 10 के घात में -19 कूलम। तो इस सूत्र को याद रखना, इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर से कम मैं आपको 8 या 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक, तो आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। n को हम कहते हैं 1 2 3, ये प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह पदार्थ धन आवेश होगा। अब देखिए, कोई पदार्थ है तो उसमें ऋण और धन दोनों हैं। अब इनसे ऋण की कमी है तो क्या बचेगा, धन बचेगा। तो जिस पदार्थ में ऋण आवेश की कमी होती है वह पदार्थ होती है धन आवेश। ठीक, ये परिभाषा क्लियर है आपका। लास्ट है आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। तो जितने भी आवेश होते हैं सभी का योग, जैसे एक निकाय ले लेता हूं मैं, ये एक निकाय ले लिए। ठीक, ये एक निकाय ले लीजिए। इस निकाय का कुल आवेश है Q।
क्या है? कुल आवेश Q। ये निकाय बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिनका आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4 और ये Q5। तो ये जो Q है ये छोटे छोटे आवेशों से मिलकर बना है। एक पत्थर ले लीजिए, पत्थर को ऐसे पटक दीजिए तो टूट जाएगा, बहुत सारे कंकड़ मिलेंगे। तो छोटे छोटे कंकड़ों से मिलकर कौन बनता है? पत्थर बनता है। तो पत्थर को हम बोलेंगे निकाय और वो कंकड़ क्या कहलाएगा आपका? वो कहला जाएगा उसका कण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कण। ठीक, तो ये जो निकाय है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ एक आवेश है, यहाँ एक आवेश है, यहाँ एक आवेश है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऐसे न जाने इसमें कितने सारे और आवेश हैं। तो इन सभी आवेशों का जो योग होता है वो कुल आवेश के बराबर होता है। ये तो सिंपल सी बात है। तो आवेशों की योज्यता कहती है कि किसी निकाय के जो कुल आवेश होते हैं उसके अलग अलग निकायों के आवेशों के योग के बराबर होती है। अर्थात Q इक्वल Q1, Q2, Q3 और डेश डेश डेश, ये बोलती है आवेशों की योज्यता। कौन कहती है? आवेशों की योज्यता उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होती है। कुल आवेश अलग अलग भागों में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होती है, इसे कहते हैं हम आवेशों की योज्यता। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कूलाम का नियम, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम उस दिन पढ़ेंगे कूलाम का नियम। उसके आगे और जो टॉपिक है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा फास्ट ले जाएंगे क्लास को। आपको किसी भी तरह से डाउट होता है या दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।